हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह में हल्बा विद्रोह, जो कि CGPSC CG व्यापम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम लोग आज देखेंगे हल्बा विद्रोह के कारण को देखेंगे। दोस्तों, उसमें किस लिए युद्ध हुआ, उसके क्या कारण थे और उसके परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो दोस्तों ये CGPSC प्री मेंस सभी में काम आएगा। और CG व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम, उसमें छत्तीसगढ़ का चैप्टर तो रहते ही रहते, इसमें बहुत ही काम आएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए, ताकि आपको जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्दी से तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, आज को वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है हल्बा विद्रोह। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों हल्बा विद्रोह का जो कार्यकाल था दोस्तों, वो था 1774 से 1777। ठीक है दोस्तों देखो, कोई भी युद्ध होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष है। इसलिए इस वीडियो में मैंने उसको दो पक्षों में बांट के बनाया गया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। एक कहानी के जैसे इसको प्रेजेंट किया है दोस्तों, तो आप लोग कहानी के जैसे इसको लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। युद्ध दो पक्षों में हुआ। युद्ध जो है दो पक्षों में हुआ है दोस्तों। तो इसका जो पहला पक्ष है ये अजमेर सिंह एवं हल्बा जनजाति के द्वारा हुआ। दूसरा पक्ष है दरियादेव देव और राजा विक्रम सिंह, मराठा, अंग्रेज, इन सभी के बीच में ये सभी दरियादेव देव के पक्ष में थे। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे देखते हैं हल्बा विद्रोह के कारण। इसका कारण था सत्ता प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, दो सौतेले भाई थे ये लोग, जो थे अजमेर सिंह और दरियादेव। ठीक है दोस्तों, ये अजमेर सिंह और दरियादेव ये दोनों भाई थे, दोनों सौतेले भाई थे। उनके पिता थे राजा दलपत देव। ठीक है दोस्तों, उनके पिता दलपत देव थे। उनकी जो शासन कार्यकाल थे 1731 से 1774 ईस्वी के बीच थे। 1774 में राजा दलपत देव की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसके पटरानी दोस्तों, इसकी जो पटरानी थी दोस्तों, ये पटरानी के पुत्र अजमेर सिंह और उसके बड़े रानी के पुत्र दरियादेव, इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार हेतु युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, आप लोग तो जानते हो कि पहले ज़माने में राजा महाराजा लोग कितने सारे लोग को बहुत सारे रानियां होती थी, उनके बहुत सारे पुत्र होते थे, फिर उन लोग सत्ता प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ करते थे। उसी तरीक़ा से दलपत देव के भी पटरानी के पुत्र और पटरानी के पुत्र अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, तो जो पहला जो युद्ध चरण में जो युद्ध हुआ दोस्तों, पहला चरण का जो युद्ध हुआ उसमें अजमेर सिंह विजयी हुए। ठीक है दोस्तों, अजमेर सिंह 1774 ईस्वी में राज सिंहासन में काबिज हो गया। 74 ईस्वी में राज सिंहासन में काबिज हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण में देखिए दोस्तों, दरियादेव ने अपने पहला चरण में जो दरियादेव हार गया और अजमेर सिंह राजगद्दी में बैठ गया। तो दूसरे चरण में देखिए, दरियादेव ने अपने हार का बदला एवं राज सिंहासन प्राप्ति के लिए उसने पुनः युद्ध की तैयारी में लग गया। दरियादेव ने जयपुर के राजा
विक्रम सिंह देव से मित्रता कर उसके माध्यम से, विक्रम सिंह देव ये जो है दरियाव देव के मित्र था। पड़ोसी राज्य हमारे उड़ीसा के जयपुर के राजा थे। ये जयपुर, ये राजस्थान वाला जयपुर ना समझना, ये उड़ीसा का जयपुर था। ठीक है दोस्तों। तो विक्रम सिंह देव से मित्रता कर उसके माध्यम से नागपुर के घोंसलों एवं अंग्रेजों से गुप्त संधि कर अजमेर सिंह के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। दरियाव देव अपने सहयोगियों की मदद से अजमेर सिंह को परास्त कर स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है दोस्तों। ये जो गुप्त संधि है, ये जो है कोटपाड़ की जो संधि हुई थी 1778 में, उसी का ही अंश है। आगे चलकर ये जो भी मौखिक संधि हुआ था, बाद में ये कागजी कार्रवाई 1778 में होता है, तो ये जो वही संधि है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो दरियाव देव है, विक्रम सिंह देव की मित्रता करने के बाद, उसके माध्यम से गुप्त संधि करने के बाद उसने अंग्रेज़ों एवं मराठों से सहयोगी प्राप्त कर अपना राज सिंहासन प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है तीसरा चरण। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तीसरा चरण आता है। तीसरा चरण में अजमेर सिंह लोकप्रिय राजा थे। ठीक है दोस्तों। तो डोंगर में आक्रमण होने से वहाँ जो जाति थे, हलवा जनजाति, अत्यंत क्रोधित एवं आवेशित थे। उन्होंने अजमेर सिंह के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। जो हलवा जनजाति है, इन लोगों का जो क्षेत्र थे, ये इन लोगों का प्रमुख जो क्षेत्र है वो कांकेर, कोंडागांव एवं दुर्ग क्षेत्र से संबंधित है। ये उस समय ये कांकेर क्षेत्र से, जो अजमेर सिंह की जो माता श्री थी वो कांकेर से बिलोंग करती थी। तो ये जो हलवा लोग थे, इन लोग ये जो है अजमेर सिंह के पक्षधर थे। तो अजमेर सिंह राज सिंहासन से दरियाव देव ने से हटा दिया, तो ये हलवा लोग आक्रोशित हो गए, क्रोधित हो गए, और अजमेर सिंह के साथ मिल के इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है दोस्तों। दरियाव देव का पतन लंबे संघर्ष के बाद हुआ। दरियाव देव जो भी था वो भी बहुत मजबूत राजा था, बहुत ताकतवर राजा था। उसके जो सहयोगी थे वे बहुत ही ताकतवर थे, है ना। उसमें उसके साथ साथ अंग्रेज भी शामिल थे और मराठा भी शामिल थे, इसलिए वो बहुत ही ताकतवर हो गया था। तो बहुत ही लंबे संघर्ष हुआ। उसके बाद फिर से अजमेर सिंह को अपना राजा घोषित किया, हलवाओं ने चुन लिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद दरियाव देव जो है उड़ीसा के जयपुर के राजा विक्रम सिंह के यहाँ शरण लिया। अब भाग के कहाँ जाएगा? अपने मित्र विक्रम सिंह के यहाँ शरण लिया दरियाव देव ने। शीघ्र ही विद्रोहियों में फूट पड़ गया और दरियाव देव का रास्ता आसान हो गया। ये जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। ये विद्रोहियों में फूट पड़ गया, दरियाव देव का रास्ता आसान हो गया। ये क्या हुआ? हलवा जो थे, बहुत सारे हलवा अजमेर सिंह के पक्ष में तो थे ही, मगर उसमें से कुछ जो है वो दरियाव देव के भी पक्ष में थे। ठीक है। तो इन विद्रोहियों में फूट पड़ गया और फिर दरियाव देव का रास्ता आसान हो गया, और दरियाव देव ने 1777 में विक्रम सिंह के साथ संधि किया, जिसके तहत सैन्य सहायता के बदले बस्तर के 5 गढ़ कोटपाड़, चुंचुंचगढ़, कोड़ागढ़, उमरकोट और रायगढ़ को देने की सहमति बनी। मराठा सेनापति त्रयंबकम अवीर, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जो है त्रयंबकर अवीर के सामने बिम्बाजी भोसला के पक्ष में संधि का वचन पत्र
वचन पत्र हस्ताक्षर किए वचन पत्र को, जिसके अनुसार यदि यह पुनः राज्य पाएगा तो बस्तर मराठा शासन का अंग हो जाएगा, जिसने अंग्रेज अधिकारी जॉनसन को भी वचन दिया था कि वैसी स्थिति में वह कंपनी का सरकार का ही होगा। तो जो कोटपाड़ की संधि का जो पॉइंट है, जो बिंदु है, ये यही है। ठीक है दोस्तों, इसको आगे कोटपाड़ की संधि आगे और आएगा, उसको देखेंगे। इस प्रकार इन तीनों से सहायता लेने के एवज में उसने बस्तर की स्वतंत्रता बेच दी। दरियाव देव ने क्या किया, इनसे संधि किया और पूरे बस्तर को उनके हाथों बेच दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। एक भारी सेना के आक्रमण से पुनः जगदलपुर का पतन हो गया। अजमेर सिंह डोंगर पहुंचकर पुनः विद्रोहियों को एकजुट करने लगा, किंतु दरियाव देव ने उनका पीछा किया और एक घमासान युद्ध के पश्चात मारा गया। अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात हलवा सेना का बर्बरतापूर्वक कत्लेआम कर दिया गया। ठीक है, केवल 7 हलवा अपनी जान बचा पाए। ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा नरसंहार पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, के बाद है अगला, ये है कोटपाड़ की संधि 1778। ये जो ऊपर में हमने जितना भी संधि वाला पाठ पढ़े ना, वो उसी का अंश है, इसी का अंश है कोटपाड़ की संधि का। अब 1778 में जब दरियाव देव ने पूर्ण सत्ता प्राप्त कर लिया तो कागजी कार्यवाही किया गया, है ना। तो अजमेर सिंह तो मारा गया। तो कोटपाड़ की संधि 1778 में जो लिखित हुआ, इससे पहले जो मौखिक हुआ था, अब ये लिखित हुआ। उसके तहत अजमेर सिंह की मृत्यु और हलवा क्रांति के पतन को बस्तर में काकतियों का पतन माना जाता है, क्योंकि मराठा अंग्रेजों और जयपुर राज्य के बोझ से दबे दरियाव देव ने 1778 ईस्वी में कोटपाड़ की संधि कर भोसलों की अधीनता स्वीकार कर लिया और उनका करद राज्य बन गया। करद राज्य बन गया मतलब कि भोसलों ने अपना सैनिक बैठा दिया, अपना राज सिंहासन चालू कर दिया और भोसलों को जो दरियाव देव जो है ने उसको टकोली कुछ कर देना शुरू कर दिया, तो उसके कर्जदार बन गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीक़ा से हलवा क्रांति का पतन हुआ। ठीक है दोस्तों, आशा है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मेंस CGPSC मेंस के दृष्टिकोण से, और CG व्यापम में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगला विद्रोह जो उसको वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल करके रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय भारत।